Today we are going to study about pneumocystic pneumonia, which is caused by the pneumocystic jirovecii fungus. It is mainly a fungal infection. इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे पहले थोड़ा सा कुछ समझते हैं इस बैक्टीरिया के बारे में। जो ये न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी फंगस है, सबसे पहले उसको हम लोग रखते थे प्रोटोजोल किंगडम में रखे थे। इसके बाद नए स्टडी के अनुसार इसका जब हम लोग क्रोमोजोमल स्टडी किए, तब हम इसको हम प्लेस किए हैं फंगस में। ठीक है, फंगल ग्रुप किंगडम में इसको हम प्लेस किए। जानते हैं कि क्यों हम उसको पहले प्रोटोजोल किंगडम में रखे थे और अब हम इसको किस में रख दिए हैं, फंगस में। तो प्रोटोजोल में रखने का कारण ये था कि ये ना कुछ क्या होता है कि ये जो फीचर्स जो शो करता है, जैसे इसमें सिस्ट का जो फॉर्मेशन होता है या ट्रोफोजोइट्स का, तो इसके बेसिस पे क्या हुआ ना कि इसको हम लोग प्रोटोजोआ में रखे थे। लेकिन जब फंगस में जब हम लोग इसके बारे में बात करते, जब इसकी क्रोमोजोमल स्टडी किए, तो हमें मालूम चला कि जब साइंटिस्ट हमारे जब इसके बारे में मालूम किए, क्रोमोजोमल स्टडी किए, तो कुछ इसकी फीचर्स जो है, ज़्यादातर फीचर्स जो है उसका मिल रहा था आपको फंगस के साथ। इसलिए इस न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी को ये लोग प्लेस कर दिए फंगस में। तो अभी रिसेंट स्टडी के अनुसार ये कहाँ है, फंगस में है। अब देखते हैं कि ये जो नॉर्मली क्या होता है ना कि ये जो फंगस है आपको एवरीवेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इसको कह सकते हैं यूबिक्विटस है। मतलब इसकी जो इन्फेक्शन है, अगर नॉर्मली क्या है कि हमारे ये लंग्स में तो एंट्री कर जाता है, ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट प्रेजेंट। और जैसे कि एंट्री कर गया तो हर आदमी को, चाहे हर किसी पर्सन को, वो क्या करता है कि वो अफेक्टेड नहीं करता है, किसी अन्य को अफेक्टेड नहीं करता है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आपका मान लीजिए कि अगर इम्यून सिस्टम किसी कारणवश अगर कमज़ोर होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि ये बैक्टीरिया जो है, सॉरी, ये जो फंगस है, वो अपना जो फीचर्स है, अपना पैथोग्नोमिक फीचर्स जो है वो अब शो करने लगता है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या है कि ये अपना जो टारगेट ऑर्गन है हम लोग में, ये टारगेट कहाँ जाता है, अपना लंग्स में, लंग्स को अपने टारगेट बनाता है। अब क्या होता है कि इसके बारे में कुछ समझते हैं, इसके फंगस के बारे में, कि इसकी दो लाइफ साइकिल चलती है इस फंगस में। एक तो इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल चलता है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल, और एक चलता है एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्सुअल लाइफ साइकिल में वो क्या करता है। सेक्सुअल लाइफ साइकिल को समझने के लिए समझिए कि मान लीजिए ये है जो ये इसके बाद हम जो इसका नाम है, इसको रखेंगे न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी फंगस। ये इसका हम नाम रखेंगे, इसके बाद से पीजेएफ ही लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो है दो हैप्लॉइड सेल है, इसका इसका दो हैप्लॉइड सेल है, और इसमें न्यूक्लियस है। ये हो गए हैं हमारे दो हैप्लॉइड सेल। अब ये हैप्लॉइड सेल क्या करता है कि इनका होता है कंजुगेशन, इनका क्या होता है, कंजुगेशन होता है, और इस कंजुगेशन से वो क्या बनाते हैं, अपने आप को वो डिप्लॉइड बनाते हैं, अपने आप को ये क्या बनाते हैं, डिप्लॉइड। फिर ये डिप्लॉइड बनाए, और क्या होता है, डिप्लॉइड बनाए, और फिर इस स्ट्रक्चर को एक और हम नाम दे सकते हैं प्रीसिस्ट। प्रीसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं और डिप्लॉयड बन, इसके पास ये क्या करेंगे कि नॉर्मली ये जो फॉर्मेशन करता है जाइगोट का। तो जब जाइगोट का जब फॉर्मेशन होगा, इसके बाद ये क्या होगा कि फिर ये अब मैचुरेशन फेज की तरफ बढ़ेगा। इसके बाद क्या होगा कि इसमें बहुत सारा इसके बाद ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा, मियोसिस फॉलोड बाय माइटोसिस, फॉलोड बाय माइटोसिस, मियोसिस फॉलोड बाय माइटोसिस। इसके बाद जो स्ट्रक्चर ये बनाएगा,
ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको कहते हैं ग्लाइकोजन फॉर्मिंग 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इसको कहेंगे ग्लाइकोजन फॉर्मिंग 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस। इस ग्लाइकोजन फॉर्मिंग 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियस का फर्दर ये डेवलप करेगा एक नया स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं अर्ली सिस्ट। इसको हम कहते हैं अर्ली सिस्ट स्टेज। अर्ली सिस्ट स्टेज के बाद ये फॉर्मेशन करेगा अब ये इसमें क्या होगा कि एट न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाएगा। जब ये 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन बनाया तो इसको कहेंगे ये इसके बाद अर्ली सिस्ट के बाद ये प्रॉपर इसका प्रॉपर आफ्टर प्रॉपर सेल डिवीजन एंड मैच्योरेशन it can leads to the it can cause for the encystment. What it means? Encystment means it is responsible for the releasing of the haploid pneumocystic new forming pneumocystic embryo which can be formed by this process. This is known as encystment. What it done? Encystment. And this encystment we can understand by this picture. This is known as encystment. दिस इज द सेक्सुअल लाइफ साइकिल। सबसे पहले क्या करेगा कि ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनाएगा और हैप्लॉइड न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा? कंजुगेशन हो जाएगा। तो ये प्रीसिस्ट बनाएगा मीन जाइगोट बनाएगा और ये जाइगोट क्या करेगा कि प्रॉपर मियोसिस और माइटोसिस के बाद, पहले मियोसिस होता है इसके बाद इसमें माइटोसिस होगा और इसके बाद ये ग्लाइकोजन फॉर्मिंग 8 हैप्लॉइड न्यूक्लिएट कंडीशन बनाता है जो हम यहाँ देख रहे हैं। इसके पास अब वो उस स्ट्रक्चर को कहेंगे अर्ली सिस्ट। अब ये अर्ली सिस्ट क्या होगा? प्रॉपर सेल डिवीजन और मैच्योरेशन के बाद ये प्रोसेस चलता है इंसिस्टमेंट का और ये इंसिस्टमेंट क्या करता है कि नए न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी का ये फॉर्मेशन करता है और ये फर्दर क्या करेगा? ये ग्रोथ करेगा और फिर अगर टारगेट ऑर्गन अगर इन्फेक्टेड करना है तो इन्फेक्शन ये कॉज करेगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल लगभग ये मोर देन 60% कंडीशन में सबसे ज़्यादा ये एसेक्सुअल लाइफ साइकिल को ही प्रीफर करता है। इसमें ये क्या करता है कि सबसे पहला ये जो मान लीजिए इसमें केस चलता है ट्रॉफिक फॉर्म। ये है ट्रॉफिक फॉर्म। इट इज़ द ट्रॉफिक फॉर्म ऑफ न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी फंगस। ये क्या करेगा इसमें कि ये जो इसका सेल है और जो ये न्यूक्लियस है ये हैप्लॉइड होता है। तो ये क्या करेगा? ये अपने सेल का साइज ग्रो कराएगा। ये अपना सेल का साइज क्या कराएगा? ग्रो कराएगा। सेल का साइज बढ़ेगा नॉर्मली। तो ये इसका सेल का साइज बड़ा हुआ तो ये क्या होता है? जब सेल का साइज बढ़ा तो न्यूक्लियस अपॉन साइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो जाता है? मेंटेन नहीं रह पाता है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए क्या होता है? न्यूक्लियो और साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए, इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए ये सेल क्या हो जाता है कि अपने आप को डिवाइड
कर लेता है और डिवाइड करके उसको मेंटेन करता है। और ये 2 डॉटर सेल में, नॉर्मली इसको हम कहते हैं कि ये बर्ड अप होके 2 नॉर्मल सेल में ये डिवाइड होता है और यही इन्फेक्शन का कारण बनता है हमारे लंग्स में। कब? जब हम लोग इटियोलॉजिकल फैक्टर देखेंगे कि कब मतलब इन फंगस का इन्फेक्शन हमारे अंदर ज़्यादा चांसेस रहेगा कि मतलब ये इन्फेक्टेड कर सके, तो उस दौरान कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ते हैं। इटियोलॉजी क्या है कि पहले से मान लीजिए कि पहले से इम्यून सप्रेस्ड पेशेंट है, जैसे कि पेशेंट को पहले से एचआईवी है पहले से, अब एचआईवी है, उसका इम्यून सिस्टम पहले से लो है, तो इस फंगस का जो चांसेस है वो इन्फेक्शन का जो है चांसेस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ये देखिए कि हर एचआईवी में तो इसका चांसेस मतलब चांसेस है, लेकिन हर एचआईवी में तो ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होता है जिसमें देखा जाता है कि लगभग जो सीडी सेल काउंट है, जो इसमें सीडी सेल काउंट है वो लेस देन 200 सेल्स पर mm³। अगर CD सेल काउंट जो है CD4+ T सेल का जो काउंट है, अगर वो लेस देन 200 सेल्स पर mm³ होगा, तो इस फंगस का जो इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो हमारे बॉडी में बढ़ जाएगा। मीन्स जो HIV इन्फेक्टेड पेशेंट है उसमें ये बढ़ने का चांसेस क्या है, ज़्यादा है। दूसरा कि मान लीजिए कि हम कोई पेशेंट है, उसका हम लोग क्या किए हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट किए हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो उस ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या करते हैं ना कि हमें क्या होता है कि रिजेक्शन से बचाना है, उस ऑर्गन को रिजेक्शन से बचाना है, तो हमको इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देना पड़ता है। और वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स भी ये क्या करता है, वो प्रोवोक करता है, इस फंगस के इन्फेक्शन का कारण बना सकता है। लंग्स ट्रांसप्लांटेशन में हम लोग क्या देते हैं, बहुत सारा इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं और ये इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग भी एक कारण हो सकता है। इसके बाद क्या होता है कि बहुत सारा हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी जो है, हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, इसमें भी ये क्या हो सकता है कि चांसेस है कि इस फंगस का इन्फेक्शन का चांसेस क्या है, ज़्यादा है इसके कंडीशन। चाहे देखते हैं कि अगर कोई पेशेंट है वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, तो उस नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो भी इन्फ्लामेशन है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इस पेशेंट को हम क्या प्रीफर कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, स्टेरॉइड्स। और ये स्टेरॉइड्स भी क्या करता है, इम्यूनो सप्रेशन है, करता है, इम्यूनो सप्रेसिव है। तो इस अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा है अगर स्टेरॉइड्स का, तो उसमें भी क्या है कि चांसेस हो जाता है इस फंगस का इन्फेक्शन का। और क्या है कि अगर ओल्ड एज में जैसे बहुत सारा ड्रग्स है, जैसे डिमराड्स है, चाहे अभी देखते हैं जैसे एक हम लोग नाम सुने होंगे इन्फ्लिक्सीमैब जो हम लोग ये मेडिसिन नॉर्मली देखते हैं एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में यूज करते हैं, तो वो भी ड्रग्स क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव है और इसका चांसेस बढ़ा देगा। ठीक है, अब क्या है कि इसमें देखते हैं नॉर्मली इम्यूनिटी बेसिस पे कुछ इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। इम्यूनिटी बेसिस में एकदम सबसे सिंपल चीज़ पढ़ेंगे कि ये क्या करता है कि हमारा जो है ये नॉर्मली व्हाट इट डज डिफेक्ट इन सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी। जब ये डिफेक्ट करेगा सेलुलर और ह्यूमरल इम्यूनिटी को, तो ये क्या कर देगा, जो CD4+ सेल का जो काउंट है वो क्या कर देगा, कम कर देगा। और ये जब CD4 सेल का जब काउंट अगर कम हो जाएगा तो ये डेवलपमेंट क्या कर देगा, डेवलपमेंट ऑफ न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी निमोनिया का चांसेस बढ़ा देगा। और एक हाईलाइटेड पॉइंट देखते हैं जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर मान लीजिए मोर देन 200 सेल्स पर mm³ है,
चाहे लेस देन 200 सेल्स पर mm³ है और चाहे लेस देन 50 सेल्स पर mm³ है, तो इस दौरान क्या होता है ना कि इस दौरान अगर मोर देन है तो इसमें बैक्टीरियल चाहे कह सकते हैं टीबी का जो चांसेस है इस दौरान क्या होता है, बढ़ता है। टीबी का इन्फेक्शन का जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ता है। अगर लेस देन 2 है तो अभी हम लोग देख रहे हैं न्यूमोसिस्टिक निमोनिया का चांसेस बढ़ गया। अगर लेस देन 50 तो माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स का जो इन्फेक्शन है उसका चांसेस ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे CMV वायरसेस का भी जो इन्फेक्शन है वो भी इसमें साइटोमेगालस वायरस का भी इन्फेक्शन का चांसेस क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा। ये तो देखें हम लोग इम्यूनिटी बेसिस पे। अब इसका देखते हैं पैथोजेनेसिस, और पैथोजेनेसिस में ही इसका हम समझेंगे कि क्या वो मतलब उसका क्लिनिकल फीचर्स भी क्या होगा, तो दोनों एक साथ समझेंगे इसमें, पैथोजेनेसिस प्लस सिम्टम्स। along with symptoms। देखिए इसमें क्या है कि जब ये इनहेल होगा हमारे जब वो एल्वियोलर स्पेस में जाएगा, तो अगर ये कंडीशन जब मिलता है कि CD4+ टी सेल का काउंट जो है लेस देन 200 सेल्स पर mm³ अगर है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सबसे पहले देखिए जब वो इनहेल किए, या इनहेल्ड इन एयर स्पेस, तो एंट्री करेगा कहाँ पे, अल्वियोलर स्पेस में। अल्वियोलर स्पेस में जब आएगा तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे प्रोलिफरेट करेगा, प्रोलिफरेट इन लंग्स। जब ये, और कैसे, एसेक्सुअली ये क्या करेगा, ये प्रोलिफरेट करेगा, और प्रोलिफरेट करने के बाद क्या करेगा कि जो है ये प्रोवोक करेगा, व्हाट इट प्रोवोक्स मोनोन्यूक्लियर सेल रिस्पॉन्स। मोनोन्यूक्लियर सेल रिस्पॉन्स को क्या करेगा, वो बढ़ावा देगा, और इसके चलते क्या हो जाएगा कि जो भी अल्वियोलाई है वो अल्वियोलाई इसमें फील्ड हो जाएगा एक्सुडेट्स के साथ, क्योंकि इन्फेक्शन में जानते हैं कि एक्सुडेटिव फ्लूइड रिलीज होता है। क्यों, क्योंकि क्या होता है कि जब इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, तो वो इन्फेक्शन के दौरान क्या करेगा, जो इंटर इंडोथीलियल स्पेस है वो क्या करेगा, बढ़ेगा, तो उसमें फ्लूइड का निकलने का चांसेस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और जब ये एक्सुडेट फील्ड करेगा तो ये आगे चल के क्या कर देगा, अल्वियोलर डैमेज कर देगा। जब अल्वियोलर डैमेज हुआ, अच्छा ऐसे कर सकते हैं, अल्वियोलर डैमेज हुआ, या कि जो है इंक्रीज हो जाएगा, अल्वियोलर कैपिलरी इंजुरी हो जाएगा, अल्वियोलर कैपिलरी इंजुरी हो जाएगा। चाहे इसमें और देख सकते हैं जो सरफेक्टेंट है उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ आने लगेगी, सरफेक्टेंट एबनॉर्मेलिटीज़ आने लगेगी, या जो और ये सब के चलते ये डेवलप करेगा इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस एंड इडेमा। इसके चलते ये डेवलप होगा, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस और इडेमा, ठीक है। देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले क्या हुआ कि ये इनहेल हुआ, अल्वियोलर स्पेस में गया, अल्वियोलर स्पेस में जाने के बाद जो वो हमारे लंग्स में क्या करेगा, प्रोलिफरेट करेगा। कब, जब CD4+ टी सेल काउंट लेस देन 200 हो, और वो क्या करेगा, जो प्रोवोक करेगा, इट प्रोवोक्स मोनोन्यूक्लियर सेल, और देन alveoli get filled with exudates, and after this alveoli get damaged, and it leads to the also the damage of alveolar capillaries injury would be happened, and surfactants abnormalities can be seen, and leads to the interstitial fibrosis and edema during this condition. Then what it causes, first we see here, due to this alveoli filled with exudates, what it uh, give the symptoms to us, it gives like dyspnea। ये नॉर्मली आपको क्या देगा, डिस्पनिया मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ,
ये आपका क्लिनिकल फीचर्स यहीं पे हम देखते हैं। ये आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देगा, क्योंकि अल्वोलाई में कोई गैस अगर नहीं जा रहा है, अगर पूरा एक्सुडेट से ये भरा पड़ा है तो एक्सचेंजिंग नहीं हो पाएगा। जब एक्सचेंजिंग नहीं हो पाएगा तो ये क्या कारण बनाएगा, आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। अगर मान लीजिए कि ये इसमें क्या हुआ कि न्यूक्लियर सेल रेस्पॉन्सेस है, अगर कोई भी मतलब इन्फ्लामेटरी मेडिएटर सब रिलीज हो रहा है तो उसके चलते क्या होगा, आपको फीवर का भी चांसेस रहेगा। फीवर, चिल्स विथ राइगर, ठीक है, चिल्स विथ राइगर। और जब एल्वियोलर डैमेज हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो देख ही रहे हैं, तो इसमें अगर ये अगर डैमेज होता है तो इसके चलते सीवियर केस में क्या होता है कि आगे चल के ये हाइपोक्सीमिया का भी ये कारण बनाता है। तो ये भी एक क्लिनिकल फीचर्स है हाइपोक्सीमिया का कारण। और ये जो डिस्पनिया की जो बात किए थे, जब एक्सुडेट्स उसमें भरेगा तो ये एक्सुडेट्स भरने से जब हम रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं तो ये कंसोलिडेशन का साइन देता है, कंसोलिडेशन का साइन देता है, ठीक। और ये कंसोलिडेशन आपका ब्रोंको निमोनिक जो कंसोलिडेशन देखे थे, पैची कंसोलिडेशन, या कि ये पैची कंसोलिडेशन देगा। अच्छा, लोबार निमोनिया में हम देखे थे लोब, एक पूरा लोब को अफेक्टेड करेगा, तो ये पॉसिबिलिटी है कंसोलिडेशन में। और क्या है कि इसमें एक और नया फीचर जो नॉन प्रोडक्टिव कफ is produced in this condition, and after like due to the interstitial fibrosis or severe edema, it may leads to respiratory failure. Sometimes it leads to respiratory failure. Okay, so these are the symptoms which are mainly seen during this infection. And we are going to study about histopathological examination. We can understand with this histopath biopsy. Here we see first, this is the Giemsa stain by we can take by bronchoalveolar lavage, ठीक। इस ब्रोंकोअल्वेओलर लवाज हम लवेजिंग करते हैं और ये मतलब निकालते हैं और इसमें जिम्सा स्टेन पे उसको प्लेस करते हैं। और इसमें ये देखते हैं, देखिए जो 8 सेल जो आपको दिख रहा है, ये डिटरमाइन करता है इंटरनल न्यूक्लियाई जो हमें दिख रहा है कि ये न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी फंगस है, ठीक। अगला है ये स्ट्रक्चर को देखिए, ये हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन देखिए, हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन ऑफ दिस इन्फेक्शन। क्या होता है कि इसमें ये है हमारा अल्वियोलाई, ये है अपना अल्वियोलाई। देखिए इसमें कितना डिफ्यूजली ये पूरी तरह से ये पिंकिश कलर जो दिख रहा है, ठीक है, ये पूरी तरह से क्या हुआ है, इसमें भर चुका है, एक्सुडेट्स भर चुका है। और इस एक्सुडेटिव इन्फिल्ट्रेट्स के चलते क्या हो रहा है कि हमें डिस्पनिया का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसमें देखिए कितना सीवियरली इसमें तो क्या हुआ है कि, और ये जो इन्फ्लामेटरी मेडिएट जो भी इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो सब है। अब है इसको देखते हैं, जब हम क्या करते हैं कि नॉर्मली जब ब्रोंको एल्वियोलर लवेज करते हैं, ब्रोंको एल्वियोलर लवेज, तो हम मेनली जो फंगस का जो डिटेक्शन करते हैं तो उसको लिए हम एक स्पेशल स्टेन यूज करते हैं जिसका नाम है गोमेरी मिथामाइन स्टेन। इस गोमोरी मिथामाइन स्टेज में जो फंगस होता है उसका जो कलर ये शो करता है, वो कलर फंगस जो है वो कौन से कलर में शो होता है, ब्लैक कलर में, ठीक। देखिए
ये हमें दिख रहा है, ये सब क्या है, यही वो फंगस है। ठीक है, तो ये स्पेशल स्टेन का नाम आप याद रखिएगा, ये बहुत बार एम्स में ये पूछ चुका है। ये हमारा हिस्टोपैथ एग्जामिनेशन जो पढ़ें तो नॉर्मली हम लोग, ये तो क्या है कि मोस्ट अगर कॉमन अगर देखा जाता है तो हम लोग जब गोमोरी मिथामाइन स्टेन को देखते हैं तो उस पर हम लोग डायग्नोसिस करते हैं। वरना क्योंकि क्या होता है कि ये जो अल्वियोलाई में एक्सुडेटिव फ्लूइड जो भर रहा है तो वो एकदम इसके लिए नहीं है कि सिर्फ इसी में ऐसा होता है, और भी सारे डिजीज हैं जिसमें ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। आगे देखते हैं रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन में मान लीजिए हम एक्सरे करा रहे हैं या हम HRCT करा रहे हैं। अभी क्या है कि हम लोग कोरोना केस में, कोविड केस में बहुत सारा HRCT का हम लोग पढ़े हैं, जाने हैं HRCT के बारे में, और बहुत सारा केस देखे हैं कि जिसमें कि पेशेंट के बहुत सारा मतलब डेथ हुआ है, तो बहुत सारा पहले से कोई बीमारी रहा हो तो वो लोग पेशेंट ज़्यादा ससेप्टेबल हैं मतलब इस चीज़ के लिए कि मतलब उनका अगर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो आदमी डेथ कर जा रहा है। ठीक है, उनका बचाना मुश्किल हो जा रहा है। तो एक्सरे में हम क्या देखते हैं, हम पहले बताए हैं कि इसमें लोबार न्यूमोनिया का भी देख रहे हैं, तो लोबार कंसोलिडेशन भी इसमें देख सकता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि इसमें आपका ब्रोंकोनिमोनिया में जो पैची कंसोलिडेशन भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें एक और एक्सरे में एक और चीज़ मिलता है, नॉर्मली पेरीहाइलर रीजन दिखने के लिए मिलता है इसमें। ठीक है, इसको हम देखेंगे पेरीहाइलर रीजन में कैसे। HRCT में क्या करते हैं, HRCT में हम देखते हैं कि जो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज़ है विथ मेनली विथ सिस्ट। ठीक है, इसमें सिस्ट के साथ देखते हैं। अब इसको समझिए, जैसे ये देखिए, ये हमारा जो हाइलम रीजन है यहाँ पे देखिए, इसको अफेक्टेड किया है। ये बाइलेटरल भी हो सकता है। ठीक, ये नॉर्मली जो देखने के लिए मिल रहा है, तो पेरीहाइलर रीजन में भी इन्फेक्शन ये कर सकता है। ठीक है, पैची कंसोलिडेशन कर सकता है। और जब HRCT पे की बात आती है तो HRCT में देखिए ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस तो दिख रहा है, इसके बाद से ये जो कैविटी है देखिए, ये आपको कैविटी जो दिख रही है, लार्ज कैविटी बन गया है, सिस्ट बन गया है। और यही सिस्ट क्या होता है कि अगर इसका कॉम्प्लिकेशन क्या है कि अगर यही सिस्ट अगर आगे अगर वो अप्रोच करता है प्ल्यूरा के तरफ, तो ठीक है, प्ल्यूरा के तरफ, चाहे क्या होता है अगर इसका रप्चर होता है, चाहे कुछ भी अगर डैमेज होता है, तो ये एक और चीज़ कर सकता है साथ में, इसको कहते हैं, इसका सीरियस कंडीशन न्यूमोथोरेक्स के लिए भी ये कारण बन सकता है। तो इसको HRCT पे हम क्या देखें, HRCT पे हम देखे हैं ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज विथ सिस्ट। ठीक, ये हम देखें HRCT पे। अब बात जानते हैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करते हैं। मेनली इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले IV कोट्राइमैक्सोल, इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। ठीक है, IV कोट्राइमैक्सोल। इसके बाद से लेकिन एक चीज़ इसमें हम देखते हैं कि ये हम तो अभी तक पढ़े हैं कि जो ये फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, तो इसमें क्या हम एंटी फंगल ड्रग देंगे, एंटी फंगल थेरेपी करेंगे? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इसका जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके सेल मेम्ब्रेन में एक चीज़ एब्सेंट होता है, वो है अर्गेस्ट्रॉल।
ठीक है, क्या एब्सेंट है? अर्गेस्ट्रॉल। और मेनली जितना भी हम लोग पढ़े हैं, आप देख सकते हैं एंटी फंगल जो भी थेरेपी हम लोग करते हैं, एंटी फंगल ड्रग्स है, वो मेनली क्या करता है, इसके सेल मेम्ब्रेन पे वर्क कर रहा है और नॉर्मली अर्गेस्ट्रॉल पे ही वर्क करता है। तो मान लीजिए अगर किसी में अर्गेस्ट्रॉल है ही नहीं इसमें, तो वो क्या अर्गेस्ट्रॉल को वो मतलब डैमेज करेगा, चाहे उसको मतलब कुछ हानि पहुंचाएगा, है ही नहीं। तो अगर जब एर्गेस्ट्रॉल नहीं है तो ये भी इससे किल नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि एंटी फंगल थेरेपी नहीं करते हैं इसमें मेनली। अब क्या है, और चीज़ देखते हैं कि बहुत सारा अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी है। तो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग सब मेडिसिन में पढ़ना था लेकिन थोड़ा सा हम बता रहे हैं, इसमें हम यूज करते हैं एटोवाक्वेन। एटोबाक्वेन यूज कर सकते हैं, फिर ट्राइमेथोप्रेम प्लस डैप्सोन यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम क्लिंडामाइसिन अलॉन्ग विथ आप प्राइमाक्विन यूज कर सकते हैं,